तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि 19वीं सदी में आदिवासियों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए। यानी जब 19वीं सदी तक अंग्रेजों का भारत पर पूर्णतः आधिपत्य स्थापित हो गया था, तो उनके आधिपत्य के कारण यहाँ के आदिवासियों के सामाजिक जीवन, राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन पर क्या क्या प्रभाव हुए। इसका पहला मुख्य बिंदु है सामाजिक परिवर्तन। यानी अंग्रेजों के आगमन के पश्चात आदिवासियों के सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़े। तो बच्चों, जब अंग्रेजों का आगमन हुआ तो अंग्रेज चाहते थे कि जो आदिवासी, जैसा कि मैंने आपको इस अध्याय में पहले भी बताया है कि आदिवासी समुदाय जो है वो यहाँ की सामान्य धारा से ज़्यादा घुलना मिलना जुड़ना नहीं पसंद करते। इसका कारण ये है कि वे जंगल पर निर्भर करते हैं और अपने आप को जंगल की संतान मानते हैं। पर अंग्रेजों का यह मानना नहीं था। उन्हें लगता था कि आदिवासियों को यहाँ की सामान्य धारा के साथ जुड़कर रहना चाहिए, उन्हें भी सामान्य जीवन जीना चाहिए बाकी अन्य जातियों की तरह। तो उनका ऐसा मानना इसलिए नहीं था क्योंकि वो आदिवासियों का कल्याण चाहते थे। उनका ऐसा मानना इसलिए था ताकि वो ऐसा चाहते थे कि आदिवासी अगर सामाजिक जीवन से जुड़ के रहेंगे, सामान्य धारा से जुड़ कर रहेंगे, तो उन पर शासन करना उनके लिए आसान होगा। इसलिए अंग्रेज चाहते थे कि आदिवासी सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन यापन करें। दूसरा मुख्य बिंदु है आदिवासी मुखियाओं का क्या हुआ। तो बच्चों, अंग्रेजों के आने से पहले आदिवासी मुखिया जो होते थे वो एक जमीन के स्वामी होते थे। उस जमीन पर उनका पूरा हक होता था, उस क्षेत्र पर, उस वन क्षेत्र पर उनका पूरा अधिकार होता था। यहाँ तक कि उनके पास एक पुलिस बल भी होती थी जो उनकी समस्याओं को सुलझाने में उनका साथ देती थी। पर अंग्रेजों के आगमन के पश्चात क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उन्हें नाम मात्र का शासन करने का अधिकार प्रदान किया। यानी मुख्य रूप से शासन की बागडोर अंग्रेजों के हाथ में थी और बस दिखावे के लिए आदिवासी मुखिया उस वन क्षेत्र के स्वामी रह गए। तीसरा मुख्य बिंदु है घुमंतू काश्तकारों का क्या हुआ। तो अंग्रेजों के आगमन के पश्चात अंग्रेजों को सबसे पहले यही बात खटकती थी कि घुमंतू काश्तकारी जो है वो बंद होनी चाहिए। ऐसा किस लिए था आपको पता है? ऐसा इसलिए था कि जो घुमंतू काश्तकार होते थे वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे। तो जब वो एक जगह टिककर नहीं रहते थे तो उन पर आधिपत्य स्थापित करना या उनके ऊपर शासन करना अंग्रेजों के लिए आसान नहीं था। यही कारण था कि अंग्रेज शासक चाहते थे कि जो घुमंतू काश्तकारी प्रथा है ये पूरी तरह से बंद हो जाए। यानी आदिवासी जनजाति जो है वो एक जगह टिक कर रहने लगे, जिसके कारण उन पर शासन करना उनके लिए आसान हो जाए। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने झूम खेती को भी बंद करने का प्रयास किया। उन्होंने आदिवासियों पर रोक लगाई ताकि वो घूम घूम कर जो झूम खेती करते थे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो ना करें। ऐसा बच्चों उन्होंने इसलिए किया ताकि जब आदिवासी एक जगह किसान के रूप में अस्थायी रूप से रहने लगेंगे तो वो अंग्रेजों को टैक्स देंगे, कर देंगे, जिससे अंग्रेजों की जीविका चलेगी या उनके सरकार को आमदनी होगी। फिर अगला मुख्य बिंदु है वन कानून तथा उनके प्रभाव। अब हमारे सामने यह प्रश्न आता है कि वन कानून क्या था। तो जब अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बना लिया तो उन्होंने यहाँ के हर क्षेत्र को प्रभावित करने का प्रयास किया। उन्होंने यहाँ के आदिवासियों के लिए कुछ कठोर वन कानून बनाए। इस वन कानून में क्या क्या बिंदु थे? इस वन कानून का मुख्य बिंदु था, जैसे उन्होंने कुछ वनों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। ये वो वन थे जहाँ अंग्रेजों के लिए लकड़ियाँ, जो अंग्रेज अपने घर के लिए फर्नीचर बनाते थे, अपने मकान बनाते थे, कुर्सी टेबल बेंच आदि बनाते थे, तो उनके लिए जो लकड़ियाँ होती थी ये उन वनों से प्राप्त होती थी। इस कारण इन्होंने उन वनों को आरक्षित घोषित कर दिया। आरक्षित का मतलब उस वन में घूमना मना हो गया, शिकार करना मना हो गया, कंद फूल जमा करना मना हो गया,
जंगली जानवरों को पूरी तरह से मारना मना हो गया। इस कारण आदिवासियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जब आदिवासियों के सामने यह समस्या खड़ी हो गई तो उन्हें मजबूरी में वनों से पलायन करना पड़ा। पलायन करना अर्थात वनों से भागना पड़ा, दूसरे रोजगार ढूंढने पड़े। तो जब अंग्रेजों ने बोगियों का, रेल की पटरियों का और रेल के अंदर की बोगियों का निर्माण कार्य शुरू किया तो उनके सामने यह समस्या खड़ी हुई कि उसके लिए वो मजदूर कहाँ से लाएं। तो उन्होंने आदिवासियों के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने झूम कर खेती करने वाले आदिवासियों को एक जगह स्थायी रूप से कृषि योग्य भूमि देने का प्रावधान सामने रखा। उन्हें एक जगह कृषि योग्य भूमि देकर के बसाया गया ताकि वो उसी जगह पर रहकर कृषि करें और बदले में सरकार के लिए मजदूरी करें, यानी रेल की बोगियों का निर्माण करें और अन्य कार्य जो अंग्रेजों के द्वारा उन्हें दिए जाए वो काम करें। इससे आदिवासियों के अंदर काफ़ी आक्रोश पैदा हो गया। बच्चों, उन्होंने समय समय पर 1906 में, 1930 में वन सत्याग्रह किए। वन सत्याग्रह क्यों किए? क्योंकि उन्हें इस तरह के काम करने पसंद नहीं थे। हमारा अगला मुख्य बिंदु है व्यापार की समस्या। भारतीय आदिवासियों के सामने एक और समस्या उभर कर के आई कि व्यापार कैसे किया जाए। एक उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो रेशम व्यवसाय को देख सकते हैं। 18वीं शताब्दी में जब रेशम उद्योग अपने उच्च शिखर पे था, जब रेशम के वस्त्रों की मांग विदेशों में बढ़ गई तो अंग्रेजों की नज़र इस उद्योग पर भी पड़ गई। उन्होंने अपने व्यापारियों और मुनाफाखोरों को जंगलों में भेजना शुरू कर दिया और वे आदिवासी जनजाति जो रेशम कीटों को पालते थे उनसे कम लागत में उन वस्त्रों को लेकर, उन कीटों को लेकर के वो चले जाते थे और वर्धमान तथा गया के बाजारों में उच्च लागत में बेच देते थे। इसके कारण यहाँ के आदिवासियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता था, जिसके कारण उनके अंदर आक्रोश पैदा हो गए और वे व्यापारियों और मुनाफाखोरों से बचने लगे, उनसे बचने के उपाय ढूंढने लगे। अगला मुख्य बिंदु है काम की तलाश। आदिवासियों को जब जंगलों से हटाया जाने लगा या जंगलों में विचरने पर रोक लगाई जाने लगी सरकार के द्वारा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा, तो वे काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। खनन उद्योगों में, कोयला उद्योगों में, अलग अलग उद्योगों में जाकर वो मजदूरी करने लगे। यहाँ तक कि उन्हें अपने घर जाने की भी अनुमति प्रदान नहीं की जाती थी, उनसे मजदूरी करवाई जाती थी और उन्हें बहुत ही कम कीमत दी जाती थी, जिसके कारण भी उनके अंदर अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध बहुत तेज आक्रोश पैदा हो गई, जिसके कारण इस आक्रोश ने एक विद्रोह का स्वरूप धारण कर लिया। बच्चों, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने बदलते कानूनों और अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। बिरसा मुंडा का उलगुलान। बिरसा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को उलीहातू नामक गांव में हुआ था। हम लोगों ने इस अध्याय में पहले भी भगवान बिरसा के बारे में पढ़ा है। उनके पिता का नाम सुगना मुंडा था और माँ का नाम करमी मुंडा। सुगना मुंडा का परिवार गरीब था। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियां चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता था। उनका पालन पोषण मुख्य रूप से बोहोडा के आसपास के जंगलों में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदी भूस्वामियों और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सरल कार्रवाई करने का फैसला लिया।
उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार किया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा सुनाई। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया। वे आह्वान करते थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए दीकुओं यानी अंग्रेजों को तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे। 30 जून 1855 को संथाल परगना में अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह शुरू हुआ। राजमहल क्षेत्र में बगनाडी गांव के सिद्धों ने नेतृत्व संभाला। 10,000 संथालों के बीच सिद्धों ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति की घोषणा की। वहां उसका नेतृत्व लुबिया माझी, बैस माझी और अर्जुन माझी ने संभाला था। जनजातीय विद्रोहों में संथाल विद्रोह सबसे जबरदस्त था। इस आंदोलन में अपना देश और अपना राज का नारा दिया गया। इस आंदोलन में सिद्धों को राजा, कान्हू को मंत्री, चांद को प्रशासक तथा भैरव को सेनापति चुना गया। खरवार विद्रोह 1857 में हजारीबाग तथा रांची में हुए विद्रोह की खबर ने पलामू में भी प्रतिक्रिया शुरू की। चेरो, खरवार तथा भोक्ताओं ने भी विद्रोह में शामिल होने का निर्णय लिया। भोक्ता समाज के नीलांबर और पीतांबर ने अंग्रेजों से बदला लेने के लिए शाहपुर थाना पर आक्रमण किया, क्योंकि अंग्रेजों ने उनके पिता की हत्या की थी। पलामू के सभी क्षेत्रों पर विद्रोहियों का कब्जा होता जा रहा था। पलामू की खबर सुनते ही कर्नल डाल्टन ने वहां सैनिक भेजे। विद्रोही पलामू किले पर कब्जा जमा चुके थे, परंतु समय पर अंग्रेजी फौज के आ जाने से विद्रोहियों को किला छोड़ देना पड़ा। जनवरी 1859 तक पलामू पर विद्रोहियों का नियंत्रण हो गया। इस प्रकार समय समय पर आदिवासियों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कई विद्रोह किए। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि अंग्रेजों के आगमन से पहले भारत का आदिवासी समाज कैसा था। फिर जब 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का भारत में आगमन हो गया तो उन्होंने किस प्रकार से यहाँ के आदिवासी समाज को प्रभावित किया। फिर उनके प्रभाव से प्रभावित होकर आदिवासियों को कौन कौन से कष्ट उठाने पड़े और किस तरह से जब उनका आक्रोश बढ़ा तो उन्होंने समय समय पर अलग अलग आंदोलन किए। इस अध्याय में इतना ही। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे।